हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए विज्ञान का 10 गेस्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। और ये जो 10 गेस्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के ज़रूर याद कर लीजिएगा। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 89 30 73 04। इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अगर ये क्वेश्चन आपको याद नहीं है तो इसे आप लोग जल्दी से याद कर लीजिएगा। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो लोहे के कील कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, इसी कारण कॉपर सल्फेट का रंग बदल जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न था कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो जब कॉपर सल्फेट के विलयन में हम लोहे की कील को डालते हैं तो लोहा का कील जैसे ही कॉपर सल्फेट के विलयन में जाता है तो जो लोहा का कील होता है ये क्या करता है कि कॉपर को विस्थापित कर देता है। और कॉपर जैसे ही विस्थापित होता है वैसे ही विलयन का रंग क्या होता है, बदल जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग समझ लीजिए, यहाँ पे Fe क्या है तो ये लोहा का कील है, और CuSO4 क्या है तो ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। तो जैसे ही इस लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो अभी इसका रंग कैसा है, नीला है। और जैसे ही डालेंगे तो ये क्या करेगा, जो लोहा का कील है ये कॉपर को विस्थापित कर देगा, यानी इसको हटा देगा और खुद इसके साथ यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये कॉपर को विस्थापित कर दिया है और कॉपर की जगह पे खुद आ गया है, यहाँ पे FeSO4 बना दिया। और जैसे ही FeSO4 बनाएगा तो इसका रंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीला था तो यहाँ पे इसका रंग क्या हो जाएगा, कुछ हरा हो जाएगा, और कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और कॉपर का रंग कैसा हो जाएगा, लाल भूरा हो जाएगा। तो ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। और ये बिल्कुल मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो इससे अगर आपको ये क्वेश्चन याद ना हो तो प्लीज आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है कि धमनी तथा सीरा में अंतर लिखे। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। और ये भी प्रश्न अगर आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग इसे नोटबुक पे लिख के याद कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको धमनी तथा सीरा में अंतर लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। धमनी तथा सीरा में निम्नलिखित अंतर है। एक बगल आप लोग लिखिएगा धमनी और दूसरे बगल आप लोग लिखिएगा सीरा, और एक एक करके अंतर स्पष्ट कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं। पहला अंतर, धमनी शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। जो धमनी होती है ये शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। और इसमें देख लीजिए सीरा अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। जो सीरा होती है ये अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है, जबकि जो धमनी होती है ये शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। तो ये हो गया पहला अंतर। अब हम यहाँ पे दूसरा अंतर देखेंगे। फुसफुस धमनी अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। जो फुसफुस धमनी होती है ये अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। और इसमें देख लीजिए फुसफुस सीरा शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। जो फुसफुस सीरा होती है ये शुद्ध रक्त का परिवहन करती है, जबकि जो फुसफुस धमनी होती है ये अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। तो ये हो गया दूसरा अंतर। अब हम यहाँ पे तीसरा अंतर देखेंगे। धमनी की दीवारें मोटी होती है। जो धमनी होती है इसकी जो दीवारें होती है ये मोटी होती है। इसमें देख लीजिए सीरा की दीवारें पतली होती है। जो सीरा होती है इसकी जो दीवारें होती है ये पतली होती हैं, जबकि जो धमनी होती है इसकी दीवारें मोटी होती है। तो ये हो गया तीसरा अंतर। यहाँ पे चौथा अंतर देख लीजिए। धमनी में कपाट नहीं होते हैं। जो धमनी होती है इसमें कपाट नहीं होती है। इसमें देख लीजिए सीरा में कपाट होती है। सीरा में कपाट होती है और धमनी में कपाट नहीं होती है। तो ये हो गया चौथा अंतर। अब हम यहाँ पे पांचवा अंतर देखेंगे। धमनी में रक्त दाब के साथ बहता है। जो धमनियां होती हैं इसमें रक्त दाब के साथ बहता है, और इसमें देख लीजिए सीरा में रक्त झटके से बहता है। तो ये आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा धमनी और सीरा में अंतर। तो ये प्रश्न अगर आपको याद नहीं होगा तो प्लीज आप लोग इसे नोटबुक पे लिख के याद कर लीजिएगा, क्योंकि जितना भी हम यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए गेस्ट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर।
3 नंबर प्रश्न है कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया क्या है। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है और वियोजन अभिक्रिया क्या है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और नए पदार्थ का गुण पुराने पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, और जो नया पदार्थ बनता है उसका जो गुण होता है वो पुराने पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है। यहाँ पे समीकरण के साथ समझ लीजिए, यहाँ पे H2 क्या है? तो बाबू हाइड्रोजन ये गैस है, और यहाँ पे O2 क्या है? ऑक्सीजन ये भी गैस है। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? तो H2O बनाएगा, जल बनाएगा। तो देखिए ये दोनों क्या है? गैस है, और ये दोनों गैस आपस में अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? यहाँ पे जल बना रहा है। तो देखिए इन दोनों का गुण क्या है? बिल्कुल यहाँ पे अलग अलग है। ये गैस है और ये अभिक्रिया करके क्या बन जा रहा है? यहाँ पे जल बन जा रहा है। तो आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और जो नया पदार्थ बनता है उसका जो गुण होता है वो पुराने वाले पदार्थ से बिल्कुल क्या होता है? भिन्न होता है। आइए अब समझते हैं कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक छोटे पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक छोटे पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम यहाँ पे जल ले लेंगे और जल को क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे जल को गर्म करेंगे तो फिर ये वापस क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। और इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि संयोजन अभिक्रिया क्या है और वियोजन अभिक्रिया क्या है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जब हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से खनिज लवण तथा जल और हरित लवण की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं तो उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जब हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से खनिज लवण तथा जल और हरित लवण की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं तो इसे ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा गैस बाहर निकलता है? तो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है और आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा में ये पूछा जाएगा। तो इसे काफी अच्छी तरीके से आपको याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जब हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से खनिज लवण तथा जल और हरित लवण की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं तो उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा गैस बाहर निकलता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अगर ये प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। यहाँ पे प्रश्न है कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या ऊष्मा बाहर निकलता है तो उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या ऊष्मा बाहर निकलता है तो उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आइए अब समझते हैं कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा का अवशोषण होता है तो उसे ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा का अवशोषण
अवशोषण होता है यानी अलग से इसमें ऊष्मा दिया जाता है तो इसे ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या ऊष्मा बाहर निकलता है तो उसे ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा का अवशोषण होता है तो उसे ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि उत्सर्जन की परिभाषा लिखे। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको उत्सर्जन का परिभाषा लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। शरीर में उपापचयी क्रियाओं के द्वारा शरीर में बने अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। तो उत्सर्जन किसे कहते हैं, तो शरीर में उपापचयी क्रियाओं के द्वारा जो शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बने होते हैं इसी को बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। और जो अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है तो उसे उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। और जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकलता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। और शरीर का उत्सर्जी अंग वृक्क होता है। और शरीर का उत्सर्जी अंग कौन सा होता है, तो वृक्क होता है। यह भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि उत्सर्जन की परिभाषा लिखें। तो शरीर में उपापचयी क्रियाओं के द्वारा शरीर में बने अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। और जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकलता है उसे क्या कहते हैं, तो उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। और शरीर का उत्सर्जी अंग क्या होता है, वृक्क होता है। तो ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। और ये भी प्रश्न अगर आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। वह पदार्थ जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते या घटाते हैं तो उसे उत्प्रेरक कहते हैं। तो उत्प्रेरक किसे कहते हैं, तो वह पदार्थ जो स्वयं यानी खुद रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन ये क्या करते हैं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकते हैं और अभिक्रिया के वेग को घटा भी सकते हैं। तो ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है, उत्प्रेरक कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं और इसका एसआई मात्रक लिखें। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं और इसका एसआई मात्रक भी लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो लेंस की क्षमता बाबू किसे कहते हैं, तो लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। जो लेंस प्रकाश को जितना मोड़ेगा उसका क्षमता उतना ही अधिक होगा। और जो लेंस प्रकाश की किरणों को जितना मोड़ देगा उसका क्षमता क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। इसे आपको याद रखना है। और डायोप्टर को डी से सूचित किया जाता है। और डायोप्टर को किससे सूचित किया जाता है, डी से सूचित किया जाता है। तो यह भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं और इसका एसआई मात्रक लिखे। तो लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। और जो लेंस प्रकाश की किरणों को जितना ज्यादा मोड़ेगा उसकी क्षमता उतना ही अधिक होगा। और लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। और डायोप्टर को डी से सूचित किया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि बेकिंग सोडा और धोबिया सोडा में अंतर लिखे। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। और ये भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। यहाँ पे बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा और धोबिया सोडा यानी कपड़ा धोने वाला सोडा में आपको अंतर लिख देना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। बेकिंग सोडा और धोबिया सोडा में अंतर निम्नलिखित है। एक बगल आप लोग लिखिएगा बेकिंग सोडा और दूसरे बगल आप लोग लिखिएगा धोबिया सोडा और एक एक करके अंतर स्पष्ट कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला अंतर। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। जो बेकिंग सोडा होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसमें देखिए धोबिया सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। जो धोबिया सोडा होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट होता है। ये हो गया पहला अंतर। अब हम यहाँ पे दूसरा अंतर देखेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट पेट की अम्लीयता को कम करने की औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता
जाता है। जो बेकिंग सोडा होता है इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो पेट की अम्लीयता को कम करने में औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग देख लीजिए, धोबिया सोडा को प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में व्यवहार किया जाता है। तो जो धोबिया सोडा होता है इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में करते हैं। जबकि जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो पेट की अम्लीयता को दूर करने में औषधि के रूप में करते हैं। तो ये हो गया दूसरा अंतर। अब यहाँ पे तीसरा अंतर देख लीजिए, बेकिंग सोडा का उपयोग रसोई घर में खास्ता व्यंजक बनाने में किया जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो रसोई घर में खास्ता व्यंजक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका देख लीजिए, कांच, कागज, साबुन आदि के उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है। जो धोबिया सोडा होता है इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो कांच, कागज, साबुन आदि के उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है। जबकि जो बेकिंग सोडा होता है इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो बेकिंग सोडा का उपयोग रसोई घर में खास्ता व्यंजक बनाने में किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि लघु पठन से आप क्या समझते हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि लघु पठन से आप क्या समझते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। जब किसी कारणवश धनात्मक और ऋणात्मक तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं तो विद्युत परिपथ में प्रतिरोध नगण्य हो जाता है और परिपथ में विद्युत धारा तेजी से प्रवाहित होने लगता है, जिससे विद्युत परिपथ गर्म हो जाता है और इससे आग भी लग सकता है। इसे ही लघु पठन कहते हैं। तो लघु पठन किसे कहते हैं, तो जब किसी कारणवश धनात्मक तार और ऋणात्मक तार यानी प्लस तार और जो माइनस तार होता है ये एक दूसरे के संपर्क में आ जाता है, यानी एक दूसरे में ये सट जाता है, तो उस समय क्या होता है कि जो विद्युत परिपथ होता है उसका प्रतिरोध नगण्य हो जाता है, एकदम शून्य हो जाता है और जो विद्युत धारा होता है वो तेजी से प्रवाहित होने लगता है। और जब विद्युत धारा तेजी से प्रवाहित होने लगता है तो जो विद्युत परिपथ होता है वो गर्म हो जाता है और जब विद्युत परिपथ गर्म हो जाता है तो इससे आग लगने की भी खतरा रहता है और इसे ही क्या कहते हैं, लघु पठन कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करके जाइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी पढ़ाई हो सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं सुबह 5:30 बजे वाली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।